आजकल के यूथ के हवाले से स्पेशली हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं और जेनज़ीज़ किस तरह से आर्ट और कल्चर को समझ रहे हैं। अगर मैं आपके पास बैठा हूँ और आपको 2 घंटे दे रहा हूँ तो मुझे इस 2 घंटे से क्या मिल रहा है? एक चीज़ मेरा सीक्रेट है, आप मुझे पब्लिकली क्यों इंसल्ट कर रहे ये एक चीज़ होती है अगर आप अब्यूज़ कर रहे हैं और अगर हम भी अब्यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारे पे ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा कर रहा हो? मेरा अलबत्ता इसमें व्यू ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना ये उनकी अंदर की एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये उनकी अपने अंदर की डिफीट होती है, है। जब वो आगे किसी को गाली देते हैं। मुझे लगता है कि लाइल्मी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानबूझ के भी अगर आप तक इल्म पहुँच भी जाए, आप तक सही इन्फॉर्मेशन आ भी जाए, लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन आपके दिल को नहीं लग रही और आप उसी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड रहना चाहते कबूतर हैं, की तरह आँखें बंद कर। हाँ, तो वो तो जहालत है। हुँ, अब बहुत सारे अक्सर औकात लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं जी पहले ऐसे नहीं होता था। हुँ, हाँ, पहले बिल्कुल ऐसे नहीं होता था। पहले तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था, पहले तेज़ रफ़्तार गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी नहीं होती थी, हुँ, पहले आपको घर बैठे मेडिसिन्स भी नहीं मिल जाती थी। पहले बहुत कुछ नहीं होता था ना। ग़ज़ा में पिछले 2 साल में 240 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। हुँ। तो कोई काउंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? अनफॉर्चुनेटली अभी हो यही रहा। जब ज़िया साहब का दौर था तो लड़की जो है वो सो के भी उठती थी तो उसके सर पे दुपट्टा होता था। हुँ, उस पे भी एतराज़ होता था। हीरोइन फुल दुखी होती है लेकिन फुल तैयार होती है। हुँ, हीरो थका-हारा घर से आ रहा होता है काम करके लेकिन बिल्कुल फ्रेश लग रहा होता है। पता नहीं क्यों वो उसको फिर कहती है आप फ्रेश हो जाएँ। देखिए अगर आप हुँ, खुद जीनियस नहीं है ना, तो आपके बच्चों में वही जीन्स गए हैं जो आपके हैं, तो वो भी जीनियस नहीं हुँ, होंगे। क्यों उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? सही बात। जब आप किसी पे अपनी राय मुसल्लत कर दोगे, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो किसी और तरीके से कुछ भी पॉलिटिकल, रिलीजियस कोई भी ओपिनियन आप उस पे मुसल्लत कर दोगे, उसमें वो अपना बेस्ट नहीं दे सकेगा। तनकीद को किस तरह से टैकल करता है? हर आदमी को ये डर है कि कोई उसको जज करेगा। हुँ, वो उसको अपनी पसंद बताते हुए, वो उसको अपनी ख्वाहिशात बताते हुए, वो उसको अपनी परेशानियाँ बताते हुए डरता है, हुँ, झिझकता है। सड़क होना ज़रूरी भी है, लेकिन सड़क सिर्फ़ तरक्की नहीं है ना। हुँ, अगर सड़क बहुत अच्छी है लेकिन उसके ऊपर चलने वाले जाहिल हैं, हुँ, तो आपको कोई आपकी फ़ायदा सोसाइटी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस अच्छी सड़क के ऊपर भी एक्सीडेंट कर देंगे, कोई तमाशा खड़ा कर देंगे। मेरे पास तो मेहरान भी नहीं है। मैं कहाँ एग्ज़िस्ट करता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेल दिस इज़ हारून जावेद खान। वंस अगेन हम आपको एक नए पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। वेल आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी टेलर भी हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं और आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी हैं। आपने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे इनको देखा होगा, ड्रामास में भी काम करते हैं, एक्टर भी हैं। वेल हमारे साथ मौजूद हैं अदील अफ़ज़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने के लिए। वेलकम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। वेल जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री इन शेपिंग यंग माइंड अक्रॉस पाकिस्तान। सो आजकल के यूथ के हवाले से स्पेशली हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं और जेनज़ीज़ किस तरह से आर्ट और कल्चर को समझ रहे हैं। वेल हमारे साथ अदील अफ़ज़ल साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि डिजिटल से जो है वो आपने काम का स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक्टिंग में और अभी चल रहे हैं। कैसा काम चल रहा काम अच्छा चल रहा है और डिजिटल जो है वो जिस वक़्त आया था उस वक़्त तो शायद हमारी चॉइस नहीं थी। है? हुँ, क्योंकि मैंने फ़िल्म मेकिंग में डिग्री की थी, तो हुँ, मुझे लगता तो यही था कि मुझे सिनेमा के लिए काम करना चाहिए या हुँ, डायरेक्ट हुँ, टेलीविज़न के लिए करना चाहिए। बट अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मुल्क में कोई उस तरीके का मैकेनिज़्म है नहीं हुँ, कि यहाँ पे कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है ना, स्टूडियोज़ उस तरीके से नहीं है, हायरिंग उस हुँ, तरीके से नहीं होती, टैलेंट उस तरीके से हंट नहीं किया जाता। डिपेंड करता है कि आप कितने कनेक्टेड हैं, हुँ, आप कितने लोगों को जानते हैं, आपके और या फिर वही वाली बात है कि आपका काम किस तरीके से कोई देख हुँ, ले और फिर आपको मौका मिले। सो उस वक़्त ऐसा था कि सोशल मीडिया और जो डिजिटल था प्लेटफ़ॉर्म्स थे, ये हमारे लिए तो बड़ी एक नेमत बन के साबित हुए, हुँ, क्योंकि हमें थोड़ी-सी एक फ्रीडम के साथ अपना कंटेंट लगाने की हुँ, एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी। हुँ, सो मैंने सोशल मीडिया से आगाज़ किया था और उस वक़्त यहीं इसी बिल्डिंग में 2016 में यहाँ पे हमारा सेटअप था मैंगो बास का, जहाँ से हुँ, हम स्केचेस बनाया करते थे। हुँ, फिर कुछ महीनों बाद मैंने अपनी पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री स्टार्ट की थी। एक और पेज हुआ करता था उस ज़माने में मौसीकी के नाम से। हुँ, वो पैरेलल आर्ट, कल्चर हुँ, एंड पॉलिटिक्स को फ़ोकस करता था। हुँ, सो अगेन उस वक़्त तो बस ख़्वाहिश ये थी कि अच्छा चले हमें अपना काम करने का मौका कहीं तो मिल रहा है ना, अगर हमें कोई स्टूडियो नहीं मौका दे रहा है, कोई टेलीविज़न, कोई फ़िल्म उस तरीके से हुँ, हमें नहीं भी देख रही एज़ टैलेंट तो कोई नहीं, हमारे पास अपनी जगह है, हम अपना कंटेंट खुद बना के लगा लेते हैं। हुँ, तो आई थिंक उन 2016 से लेके 2018 तक कोई मोर देन 100 स्केचेस तो बनाए होंगे मैंने, जो लिखे भी थे, डायरेक्ट भी किए, उनमें एक्ट भी किया।
और फिर वहीं से आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब चीज़ें वायरल होती जाती हैं तो वो लोगों की नज़रों में भी आती जाती है। सो कुछ कंटेंट जो था वो लोगों की नज़रों में आ गया और वहाँ से कुछ फैंस बन गए एंड देन उन्हीं में से कुछ लोग टेलीविज़न में ऑलरेडी काम कर रहे थे। सो दे रीच्ड आउट और फिर टेलीविज़न जाने का मौका मिल गया, वो एक अलग दुनिया है। ऐसे बहुत कम लोग थे जो कि उस वक़्त जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया को जॉइन किया, मतलब उस वक़्त तो प्लेटफ़ॉर्म ओपन था ना सबके लिए। कराची में ज़्यादा यूट्यूबर्स मौजूद थे, उनका कंटेंट भी उसकी रीच वगैरह भी ज़्यादा थी। लाहौर में एज़ सच कम था। बट हमने जिस वक़्त स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मेरे लिए एक और चीज़ बड़ी न्यू थी कि उससे पहले मैंने ब्रांड्स के लिए काम नहीं किया हुआ था। तो अगेन जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको समझ आता है कि इवेंचुअली तो हर चीज़ बिज़नेस ही है ना। एक फ़िल्म चलनी है, उसने भी अपना जो उसपे पैसा लगाया है वो वापस लेके आना है। टेलीविज़न में भी आपको हो सकता है एक आधा काम मिल जाए, बट अगर आपका काम फाइनेंशियली वायबल नहीं है, वो कोई उस तरीके का रिजल्ट नहीं देता, तो नेक्स्ट बहुत मुश्किल है आपको कोई काम मिले। तो हमने फिर बहुत सारी मल्टीनेशनल, नेशनल ऑलमोस्ट हर किस्म जितनी ब्रांड्स अवेलेबल है ना पाकिस्तान में, तो ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया। ओके, ज़बरदस्त। सो वो बहुत अच्छी लर्निंग थी, उससे बहुत सारी चीज़ें समझ आई। तो आई थिंक ये है कि अगेन 2019 तक आते-आते फिर चीज़ें चेंज हो गई, कंटिन्यू नहीं कर सके, हम प्लेटफ़ॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सके, बट अच्छी बात ये थी कि वो एक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हम 8, 10, 12 लोग मिलके काम किया करते थे, अब ऑलमोस्ट सारे ही इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। सो कोई ना कोई कहीं न कहीं निकल के वो अपनी कोई एडवर्टाइज़िंग में चला गया है, कोई प्रोडक्शन का अपना काम कर रहा है। मैं राइटिंग और एक्टिंग उस वक़्त भी किया करता था, तो मैंने उसी को जो है वो परस्यू किया हुआ है। बट आई थिंक वो एक बहुत अच्छी वेव थी और उससे एक बहुत शिफ्ट आया है, जिसकी वजह से अब मैंने अक्सर लोगों को ना ये शिकायत करते देखा है, जो ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, जो इस वक़्त एक्टिंग स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं या जो एक्टिंग में एक्चुअली में मेहनत करते हैं। उनको ना ये गिला होता है कि जो टेलीविज़न वाले हैं, ड्रामाज़ वाले हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को चांस दे देते हैं, जिनकी रीच अच्छी होती है, जिनके ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। अगेन अब मुझे नहीं पता ये ठीक है, ये गलत है, इसको क्या कहना चाहिए, लेकिन पहले भी ऐसे ही होता था। सिनेमा के लिए या टेलीविज़न के लिए वही बंदा ज़्यादा मौज़ू है जिसको आवाम पसंद कर रही है। तो जब टेलीविज़न वाले ये देखते हैं कि अच्छा इसकी तो ऑलरेडी फॉलोइंग भी है, लोग उसको पसंद भी करते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनको भी एक एडवांटेज है कि उनके ड्रामे की एक फ्री की मार्केटिंग है। अच्छा, इवन हॉलीवुड में इसी तरह से होता है। आप देखें कि कितने एक्टर हैं जो कि वो WWE से उन्होंने हाँ, वो पहले कहीं न कहीं ऑलरेडी अपनी एक बेस बना लेते हैं और फिर शिफ्ट हो जाते हैं। सो हमारे यहाँ अब जो है वो करंटली सोशल मीडिया जो है ना, वो समहाउ मैं खुद अब लोगों को यही कहता हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि किस तरह इंडस्ट्री में आना है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे तो कोई एज़ सच तरीका नहीं पता कि आप किसी स्टूडियो चले जाएँ या किसी बंदे से मिलें या कोई ऑडिशन दे दें। द ओनली वे इज़ के आप अपना कंटेंट बनाएँ, लोगों की नज़रों में आएँ, और जब आप ऑडियंस की नज़रों में आ जाएँगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रोड्यूसर्स की नज़रों में ना आएँ। वो यही देख रहे होते हैं कि अवाम किसको देख रही है। ज़बरदस्त। तो उसको ऑब्वियसली थोड़ी-सी जगह मिल जाती है और मेरे केस में भी यही हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल जो है वो आप राइटिंग भी कर रही हैं और इसके अलावा माशाल्लाह विज़िटिंग फैकल्टी में पढ़ा भी रहे हैं, अपना चैनल भी चला रहे हैं। किसमें ज़्यादा एन्जॉय करते हैं? मैं एन्जॉय तो राइटिंग ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम है, अपनी तबीयत से, अपने मिज़ाज से होना होता है। आप उस तरीके से कोई बाउंड नहीं होते बहुत सारी चीज़ों के। प्लस ये है कि हमेशा से मुझे जो है ना वो कहानी लिखने का, कहानी सुनाने का शौक है। और वो जो कहते हैं आमद होती है, वो होता है ऐसा? नहीं, आमद बिल्कुल होती है और कुछ लोगों को होती होगी। मेरा थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट इस लिहाज से है कि चूँकि आप जब एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना, वो कहते हैं आपने अगर एक दफ़ा सीधी लाइन लगाना सीख ली है, तो फिर आप टेढ़ी लाइन नहीं लगा सकते, वो आप सारी ज़िंदगी सीधी लगाएँगे। तो हम चूँकि पढ़ के आए हैं, हम क्राफ्ट को देख के आए हैं, सो हम वेट नहीं कर सकते कि अचानक से कोई चीज़ आएगी। आपको उठ के लैपटॉप लगा के कुछ ना कुछ लिखना होता है और फिर आपको आमद भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एफर्ट इनको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि राइटर का या शायर का तो बड़ा अपना मिजाज है और बस अचानक से ही कोई चीज़ नाज़िल होती होगी। वो अचानक से आई डोंट थिंक सो, नॉट इन माय केस, कि कुछ नाज़िल हो जाए, आपको ज़रा कनेक्टेड रहना होता है।
तो अगर मैं कोई कहानी लिख भी रहा हूँ तो वो आमद ऐसे ही होगी कि या तो मैं उस कहानी के बारे में आपसे डिस्कशन कर लूँ, या मैं खुद बैठ के एक ड्राफ्ट लिख लूँ, फिर उसको रिविजिट कर लूँ, या उस पे कोई फीडबैक आ जाए, मैं उस पे गौर करने लग जाऊं, या उससे रेलेवेंट कोई चीज देखने लग जाऊं। तो ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है, जहां से आपको कोई ना कोई एक नई थॉट मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे आमद नहीं होती कि कोई कहीं बैठ के समोसे खा रहा हो। अगेन एक आधा आइडिया तो आ जाता है, बट 30-35 किस्सों का ड्रामा नहीं आप इस तरह लिख सकते हो। उसके लिए आपको बैठ के मेहनत ही करनी पड़ती है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप और ब्लंटली बात भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं आप पे, तो तनकीद को किस तरह से टैकल करता है? देखिए, तनकीद चूंकि मैं उसको अपना हक समझता हूँ, हुँ, कि अगर मुझे किसी चीज़ पे कोई एतराज़ होगा, या मुझे कोई चीज़ प्रॉब्लमैटिक लगेगी, या मेरा कोई कंसर्न होगा, तो मैं उसके बारे में अपनी राय देता हुँ, हूँ। वो मेरा हक है। और मेरी बात से अगर किसी को ज़हमत होगी, किसी को तकलीफ़ होगी, या किसी को बुरा लगेगा और किसी को कंसर्न होगा, तो उसका भी हक है हुँ, कि वो तनकीद करे, वो राय हुँ, दे। द डिफरेंस इज़ के मैं कैसे तनकीद कर रहा हूँ और वो कैसे तनकीद कर रहा है। हुँ, अब चूँकि मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी है, ख़ैर अब ये अपॉर्च्युनिटी तो सबके ही पास है, आप मोबाइल से अपनी वीडियो बना सकते हैं, कोई इतना रौला नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम बायस्ड हूँ। हुँ, कोई इंसान मुकम्मल तौर पे अनबायस्ड नहीं हो सकता, उसकी अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, बैकग्राउंड होता है, एजुकेशन होती है, थॉट्स होती हैं। हुँ, वो कहीं न कहीं उसके आइडियाज़ में, उसकी बात में झलकती हैं। हुँ, सो मेरी भी होगी फॉर श्योर। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि एक तो मैं थोड़ी-सी अनबायस्ड ओपिनियन दूँ, रैशनल ओपिनियन दूँ, हुँ, जज़्बात से हट के, और नॉट टू स्कोर अ पॉइंट, हुँ, कि बस इसीलिए पिछले 10 सालों में ये और बात है कि शोर ज़्यादा मचता है, हुँ, कि लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन अगर आप उसको काउंट करेंगे बैठ के, हुँ, वो 30-35 वीडियोज़ भी नहीं होंगी। हुँ, तो मैंने पिछले 10 सालों में अगर 30-35 वीडियोज़ बनाई हैं, जिनमें मैंने डायरेक्टली अपनी ओपिनियन दी है, उसके अलावा मैं पॉडकास्ट वगैरह है, उन पे अपीयर होता हूँ। तो मैं रेगुलरली कंटेंट भी नहीं बनाता। इट्स नॉट हुँ, कि मैं कहूँ कि जी हर वक़्त बनानी है, इट्स नॉट माय इवन सोर्स ऑफ अर्निंग। हुँ, यहाँ से कुछ नहीं मिलता मुझे उस तरीके से। सो हाँ, मैं अपनी राय दे देता हूँ जब जब मेरा दिल करता है। हुँ, और उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि लोग अगर उसी तरीके से एक हेल्दी डिबेट करें ना, हुँ, कि अगर आपको कोई ओपिनियन बुरी लग रही है, हुँ, तो बजाय इसके कि आप उस शख्स को देख के और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का खुद से अंदाज़ा लगाएँ, उसकी मज़हबी आइडियोलॉजी का, इंक्लिनेशन का आइडिया खुद लगाएँ, और बस फिर स्ट्रेट अवे उसके आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दें, उससे बहुत बेहतर है कि आप उसकी बात सुन लें। हुँ, क्योंकि मैं जब खुद सोशल मीडिया कंज़्यूम कर रहा होता हूँ, तो मेरी फ़ीड पे ऑलमोस्ट हर तरह का कंटेंट आ रहा होता है। हुँ, मुझे इंजीनियर इंजीनियर अली मिर्ज़ा की वीडियो भी नज़र आ रही होती है, मुझे रजब भट्ट भी नज़र आ रहा होता है, मुझे गांधी साहब की वीडियोज़ भी नज़र आ रही होती हैं, पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ भी नज़र आ रही होती है। इट्स माय चॉइस ना, हुँ, कि मैं किसको देखना चाहता हूँ, किसको सुनना हुँ, चाहता हूँ। हुँ, सो अगर कोई चीज़ तंग भी करती है, तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। हुँ, यस, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं ये मेरी फ़ीड पे ही क्यों आ रही है, हुँ, ठीक है? हुँ, ये अपीयर ही क्यों हो रहा है, ये बंदा एग्ज़िस्ट ही क्यों कर रहा हुँ, है, ये सोच गलत है। हुँ, तो इसलिए अब तक तो जितनी भी ज़िंदगी में तनकीद आई है, मैंने बड़े तअम्मुल से ही की है, हैंडल की है, हुँ, और मैं उनसे भी यही हमेशा अपने जो नकाद है, उनसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई आपको जो भी मेरी बात बुरी लगी है ना, हुँ, आप उसको बिल्कुल दिल खोल के डाइसेक्ट करें, हुँ, बहस करें, आर्ग्यूमेंट दें। हुँ, बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। वो शिकस्त है। वो आपकी कंप्लीट शिकस्त है कि आपके पास अब चूँकि मेरी बात का कोई जवाब नहीं है, हुँ। तो आप गालियाँ देने लग जाते हैं। हाँ, ये एक चीज़ होती है अगर आप अब्यूज़ कर रहे हैं और अगर हम भी अब्यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारे पे ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा कर रहा है। मतलब नीचे जो कमेंट्स में कर रहे हैं उनको कोई नहीं पूछता कि भाई आप ही तो कह रहे हैं। हाँ, देखिए अब ये एक बड़ी ना थिन लाइन है। हुँ, मेरी अक्सर कंटेंट क्रिएटर से इस पे बात हुई है, तो वो कहते हैं यार हम क्या करें? मतलब हम क्या सिर्फ़ इसलिए रह गए हैं कि हम जो भी बात करें और कोई आए और हमारी माँ-बहन हुँ, पे हमें जो है ना वो गालियाँ निकालना शुरू कर दे। अगर हम सड़क पे ऐसे जा रहे हैं और कोई आपको गाली निकाले हुँ। तो ऑब्वियसली आप उससे लड़ोगे ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो मेरा अलबत्ता इसमें व्यू ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ये उनकी अंदर की एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये उनकी अपने अंदर की डिफीट होती है, हुँ, जब वो आगे किसी को गाली देते हैं। हुँ, और गाली देने के लिए जो ज़्यादातर जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, वो तो ये भी नहीं चूज़ करते ना कि सामने आएगा, वो आपने सवा कमर की तस्वीर देखनी है, आपने उसपे गुस्सा निकाल देना है। हुँ, आपने कोई अपना मुखालिफ सियासतदान की वीडियो आ रही है, आपने उसकी भी बात नहीं सुननी, आपने उसपे भी गुस्सा निकाल देना है। इसी तरीके हुँ, से सबने एक बड़ी शदीद पोलराइज़ेशन है ना। हुँ, हमें जो हमारी तबीयत के और हमारी मिज़ाज और हमारी सोच के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमें लगता है वो हर बात अच्छी कर रहे हैं। हुँ, हमें ये नहीं पता कि वो हमसे पैसे कमा रहे हैं। हुँ,
फजूल बातें करके भी, झूठ बोल के भी, गलत पेशगोइयां करके भी, या हम उन्हें रेगुलर देख रहे हैं क्योंकि हमारा दिल खुश हो जाता है ना उनकी बात सुन के। इससे आप ग्रो नहीं कर सकते, इससे आपकी एवोल्यूशन नहीं होगी। ये ऐसे ही है कि अगर कोई बच्चा अनटैलेंटेड है या उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और उसकी माँ रोज उसको आके प्यार करके कहे कि मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा सोना, मेरा, तो करती रहे, उसमें कोई मसला नहीं है उस प्यार में, लेकिन उस प्यार से उसका ना तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, ना वो ग्रो करेगा। उसे किसी न किसी स्टेज पे सच सुनने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि मैं या कोई और कंटेंट क्रिएटर जो है वो ऐसे बाय बर्थ ही इन आइडियाज के साथ पैदा हुए थे। मैं तो कम से कम अगर अपनी बात करूं तो मैं तो पर्टिकुलरली जिन आइडियाज के ऊपर अब बिलीव करता हूं या जिनको अब प्रमोट करता हूं, वो उस तरीके से नहीं मिले थे। वो टाइम का हिस्सा है, बहुत सारी चीजें हमने लर्न की हैं, बहुत सारी चीजें हमने बिल्कुल सीखी हैं, अनडू की हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें जिनके ऊपर हम बिलीव करते थे और उसी के ऊपर राय बनी हुई थी, उनको बिल्कुल झट से निकाल दिया कि हाँ बस ठीक है, जब सामने हकायक आ चुके हैं तो फिर मुझे लगता है कि लाइल्मी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानबूझ के भी अगर आपको आप तक इल्म पहुंच भी जाए, आप तक सही इंफॉर्मेशन आ भी जाए, लेकिन वो सही इंफॉर्मेशन आपके दिल को नहीं लग रही और आप उसी गलत इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आंखें बंद कर। हाँ, तो वो तो जहालत है ना, उसको ढिठाई कहते हैं, उसको जहालत कहते हैं। तो उससे निकल जाना चाहिए। शुरू में कभी भी ऐसा नहीं होता कि नया आइडिया आपको बहुत अच्छा लगे, थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपने एक चीज को अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा हुआ है, अपने फोर फादर्स को करते हुए देखा हुआ है, आप कहते हो यही हमारी रस्म रवाज है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो रवायतें हैं वो भी तो किसी दौर में कायम हुई थी ना, उससे पहले कोई और रवायत होगी। तो ठीक है, हर चीज का एक टाइम होता है, फिर वक्त के साथ वो बदल जाती है। हमें वक्त के साथ ही चलना है ना। अब बहुत सारे अक्सर औकात लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं जी पहले ऐसे नहीं होता था। हाँ, पहले बिल्कुल ऐसे नहीं होता था। पहले तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था, पहले तेज रफ्तार गाड़ियां भी नहीं होती थी, पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी नहीं होती थी, पहले आपको घर बैठे मेडिसिन भी नहीं मिल जाती थी, पहले बहुत कुछ नहीं होता था ना। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी पहले तो जहेज होता था तो अब भी होगा, पहले हमारे बाप बाप के जमाने में ये चीज होती थी, पहले आपके बाप दादा सुबह 5 बजे खेतों में भी जाते थे, आप नहीं जाते हैं। सो लाइफ जिस तरीके से चेंज हो रही है, आपकी इन्वायरमेंट जिस तरीके से चेंज हो रही है, आप उस पर आंखें बंद नहीं कर सकते। आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने। बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो नहीं तब्दील होते। आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि जैसे ही थोड़ी सी एडवांसमेंट आएगी या हम किसी नए आइडिया को कैच करेंगे तो शायद हम अपने बेसिक प्रिंसिपल से हट जाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं चेंज होते, उसके ऊपर बनी हुई रवायतें, रिवाज, लॉज वो तब्दील होते रहते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स बहुत बेसिक है भाई, एक ठीक होता है, गलत होता है, उसकी पहचान हर दौर में हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन की कि उसको सही गलत का पता चल जाता है, उसे सच झूठ का पता चल जाता है, किसकी हक तलफी करनी है, किसको हक देना है, ये भी पता चल जाता है, कौन कमजोर है, कौन जालिम है, ये भी साफ नजर आ जाता है। सो हर दौर में वो चीज बदलती रहती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, हमारी कुछ अपनी कमजोरियां होती, जैसे मैं एक मेरे बड़े फेवरेट कॉमेडियन है डेव शपेल। सो ग्लोबली उनका नाम है, ही इज जस्ट वंडरफुल ह्यूमन। तो उनको मैं पिछले दिनों सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब में अपना एक शो किया। सो ही इज अमेरिकन, वेंट टू सऊदी अरब फॉर हिज शो। तो अमेरिका में जो प्रोग्रेसिव सर्कल्स थे वो उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि आप सऊदी अरब में कैसे जाके शो कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि सऊदीया में एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था, ब्रूटली मर्डर हुआ था, और तुम तो ह्यूमन राइट्स के और प्रोग्रेसिव थॉट्स के जो हो वो अलंबरदार हो, और तुमने जाके सऊदीया में उन्हीं लोगों के लिए शो कर दिया। सो उसने उसका जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि एक सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का एक ब्रूटली मर्डर हुआ था और मुझे उस चीज का बड़ा दुख है, और जो लोग मेरे पे तनकीद कर रहे हैं उनको मैं ये बताता चलूं कि गजा में पिछले 2 साल में 240 सहाफी कत्ल हो चुके हैं। तो कोई काउंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? सो अब देखें ना, ये वही वाली बात है कि मैं तो ऐसे किसी प्रोग्रेसिव को प्रोग्रेसिव नहीं मानता जिसको सिर्फ एक साइड का आइडिया हो, का आइडिया क्या हो कि बस अपनी मनपसंद लोगों के बारे में आपने बात करनी कि ओह यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को मैंने रोकना है, लेकिन जो जुल्म मैं कर रहा हूँ वो चलता रहे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी हो यही रहा, यही हो रहा है, यही हो रहा है। सो वो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक बड़ी एक बेसिक पोलराइजेशन सी है। ठीक है, आपने अपनी साइड को एट एनी कॉस्ट, अब आपकी साइड क्या होती है, आप पैदा होते हैं तो आपको पता चल जाता है ये आपकी कास्ट है, ये आपका सेक्ट है, ये आपका रिलीजन है, इवन ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अब्बा जी जिस पे चल रहे होते हैं तो वो फोर्स करते हैं कि आपने उसी पे चलना है। चले वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, बट मेजरली हम
जो आइडियाज बाय बर्थ हमें मिल चुके होते हैं, हमने उन पे कोई रिसर्च नहीं की होती, हमें उनके साथ कोई अटैचमेंट उस तरीके की फील नहीं होती। सो हम क्या करते हैं कि हमने जवान हो के बुढ़ापे तक एट एनी कॉस्ट उसको डिफेंड करना है। इसीलिए जब आप उसके बारे में बहस करते हैं तो आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता, क्योंकि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। सो हम लोग बहुत एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम चाहते हैं हम पॉलिटिकली भी किसी को हर्ट ना करें, हम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, जो कि अच्छी बात है, आप किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन इसमें आपको सच बोलने से भी नहीं पीछे हटना चाहिए ना। एक हद तक तो आपको सच बोलना चाहिए, और अगर आप सच नहीं बोलते, आपको किसी भी वजह से लगता है कि यार मेरी बिसात से बाहर हो गई है बात, आप झूठ का साथ तो ना देना। एग्जैक्टली। आप हो जाएं, आप खामोशी इख्तियार कर लें, वो भी ठीक है। सो जब हम ये सोशल मीडिया पे ये जो पिछले 8-10 साल में जो रुझान है ना, वो ये है शोर मचा दो। जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा शोर होगा, शोर मचाने से कोई चीज सच्ची थोड़ी साबित हो जाती है। ठीक है, सच 1000 साल बाद भी सच रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग थे, जब पार्टीशन हुई उन्होंने उसको किसी और तरीके से देखा और लिखा, उससे पहले के वाकयात को भी उसी तरीके से लिखा और देखा। लेकिन आज इतने दहाइयों बाद हमारे सामने चीजें खुल खुल के सामने आ रही हैं। कैसे नहीं था। सो फिर जरूरत ही क्या है वो बात करने की, जो बल्कि एक और हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वजाहत मसूद साहब, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर एक बात मुझ तक पहुंच गई है ना, तो वो किसी और तक भी पहुंच जाएगी। मैं कोई इतना खास नहीं कि मुझ तक पहुंची और मैं उसको छुपा लूंगा तो वो आगे नहीं पहुंचेगी। वो आज नहीं तो कल किसी और तक पहुंच जाएगी। और सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, पहुंच जाती है। सो पहुंच जाएगी। सो अब इंफॉर्मेशन एक्चुअली निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, और उसमें फर्क नहीं हो पा रहा। अगेन चूंकि जो मेरी जनरेशन है ना, वो मैं उसको फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दोनों समझता हूँ। ये फॉर्चुनेट इस लिहाज से कि हम ना बहुत एक एज के ऊपर जवान हुए। मतलब हमने टाइपराइटर भी देखा है और स्मार्टफोन भी देखा है। हमने सुबह अखबार आता भी देखा है, हमने खुद जाके लाइन में लग के वो जो दूध लेने का कल्चर होता है कि जी खालिस दूध वहां से मिलता है, तो हमने बहुत सारी चीजें भी देखी, और अब ये मॉडर्न डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं। चीजों को थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझ सकते हैं। जब आप सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटली इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करते हो, जो कि अब एक करंट एरा चल रहा है, उसकी बुरी आदत ये है कि लोगों के अंदर वो रिटेंशन नहीं है, वो पेशेंस नहीं है कि वो किसी चीज के बारे में पहले रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें। मुझे अगर आज एक खबर कहीं से पता चलती है तो मैं उसको ये नहीं करता कि मैं जाके किसी लाइब्रेरी में बैठ जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं सारे डिजिटल टूल्स ही यूज करता हूँ। सबसे पहले 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें कोई बाखबर जर्नलिस्ट मौजूद हैं या और इस तरीके के लोग हैं, तो मैं वहां शेयर कर लूंगा ना। पहले मैं उनसे पूछ लूंगा कि भाई ये खबर आ रही है, क्या ये सच है या झूठ है। आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उस चीज के बारे में बात करने के लिए, या एटलीस्ट उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन जो जनरली वो बना हुआ है ना, रवैया बना हुआ है लोगों का, वो ये बना हुआ है कि मुझ तक एक चीज आई है, मैं फौरन आगे पहुंचाऊं। सबसे पहले खबर लेने का क्रेडिट जो है ना, वो अब चैनल्स के साथ साथ हर इंडिविजुअल को भी हो चुका है कि मैं बता दूं कि मैं कितना बाखबर हूं, ये देखो मेरे पास खबर थी। अच्छा, इसमें होता भी ये है कि आप, ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप शेयर कर देते हैं, उसके बाद डिलीट करनी पड़ती है ट्वीट। बिल्कुल करनी पड़ती है, तो वो अगर आप पहले आप थोड़ी एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। एक तो खैर मैं ट्विटर पे हूं नहीं, और दूसरा ये कि मैं मोस्टली स्टांस देता हूं थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद। मुझे जल्दी नहीं होती, लेकिन वो अब आगे अप्रोच है। हाँ, अप्रोच तो अच्छी है, लेकिन जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हो ना, आप कहते हो अच्छा आज जंग शुरू हुई है पाकिस्तान इंडिया की, आज ही कंटेंट बनाना है, आज ये दो दिन है बस, इसी एसईओ को आपने कैश करना है। ये बेसिक लर्निंग है ना। अब उस बेसिक लर्निंग में चूंकि हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं वायरलिटी के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर, एसईओ की तरफ, कि आप ये भूल जाते हैं कि यार मैं जो कंटेंट बना रहा हूं, मैं क्यों बनाना चाह रहा हूं। मैं अगर कोई बात करना चाह रहा हूं तो मैं क्यों करना चाह रहा हूं, ये मुझे एक्चुअली में इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरी डोमेन है या नहीं है। इसलिए अक्सर लोगों का ये गिला होता है, वो मुझे डीएम भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, फलां चीज के बारे में बात नहीं की। मतलब 150 खबरें आती हैं रोज, उसमें से 90% बहुत ही दुखी और गलत होती हैं। आई कैन नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑल द टाइम,
मुझे वही चीज के बारे में बात करनी जिसके बारे में एक्चुअली मेरे पास कोई आर्गुमेंट है कहने के लिए। ये कोई नई बात है जो कोई और नहीं कह रहा, तो फिर मुझे फील होगा कि अच्छा चलो मैं ये बात कह देता हूँ। सो वो थोड़ा सा जो है ना, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेंट है वो ज्यादा हो चुका है, उसको थोड़ा सा कम करने की, थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है। आई ऑलवेज से टू पीपल, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अच्छी बात है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन पहले एक्सपीरियंस तो करो ना, पहले एक जिंदगी जी तो लो ना। आपके सामने जिंदगी है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, और आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किसी सीजन को देखने में गुजर जाता है, किसी फिल्म को देखने में गुजर जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन करने में गुजर जाता है, विच इज फाइन, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये तो देखेंगे आप रह कहाँ रहे हैं, आप आपका एक्चुअली ग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन है या नहीं है। अब जब आप एक्चुअली अपने ग्राउंड पे नहीं रहते, आप अपने लोगों में नहीं रहते, आप अपनी पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट से वाकिफ नहीं होते, सो उसके बाद जब आप कंटेंट क्रिएट करने जाएंगे, तो आपकी जो विजुअल वोकैबुलरी, आपकी विजुअल मेमोरी, देखा होगा रेफरेंसेस, वो सारे वेस्टर्न है। सो इसलिए अक्सर औकात ऐसा होता है कि अब हमारी फिल्म्स जब आती हैं तो वो टेक्निकली बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि 90s में जब हमारी फिल्म्स आया करती थी, तो मैं तो खैर बड़ा खिड़की तोड़ किस्म के मैंने सारे शोज देखे हुए हैं, और लोग उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, वो बाबर अली की फिल्में या सुल्तान रईस साहब की फिल्में, शान की फिल्में। हाँ, वो टेक्निकली इतनी साउंड नहीं होती थी, टेक्निकली उनमें लाइट्स अच्छी नहीं होती थी, साउंड के इश्यूज होते थे, म्यूजिक भी बस ठीक होता था, पर उनमें कहानी होती थी ना। वो फिल्में पाकिस्तानी लगती थी, उनमें जो लाहौर दिखाया जाता था वो लाहौर लगता था, उनमें जो कैरेक्टर्स अगर कोई पश्तून, कोई सिख, कोई उर्दू बोलने वाला दिखाया जाता था, वो ओरिजिनल लगते थे, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती थी। अब बहुत आर्टिफिशियल सा लगता है, अब लगता है कि कोई फिल्म देख के आप फिल्म बना रहे हो, कोई ड्रामा आपने देखा है और उसको देख के अब आप ड्रामा बना रहे हो। अब तो वो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि यार ये फलां मूवी से सीन लिया गया है, ये फलां मूवी से ये स्टोरी जो है वो कॉपी की गई है। तो इस तरह की भी बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद भी की जाती है। सही करते हैं, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा करें, क्योंकि मैं खुद अक्सर टीवी देख रहा होता हूँ, वार्डरोब से लेके आर्ट तक और आर्ट से लेके नैरेटिव तक सब नजर आ रहा होता है कि चीजें कहाँ कहाँ से पकड़ी गई हैं। ठीक है, वो मजे का वो देखिए, वो ऐसे ही है, आर्ट कल्चर वालों को ज्यादा पता चल रहा होता है। हाँ, और उसमें देखिए बुराई ये है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए और आप मुझे कहें यार आओ मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाता हूँ, आप मुझे मेरी कहानी सुनाने आए, और उसके बाद आप मुझे किसी और शख्स की कहानी सुनाएं, तो मेरा पहला एतराज क्या होगा, भाई ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी कहानी नहीं है, या आप कुछ और सुना रहे हैं, या आप कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, हम जब अक्सर फिल्म देखते थे ना पुरानी 90s की, और उसमें एकदम से कोई हीरोइन डांस करने लग जाती थी, या वो कॉलेज जाते हुए पार्कों में से गुजरती थी, तो हमारा ये एतराज होता था कि ऐसा कहाँ होता है, ये हमारी कहानी नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, या जब ज़िया साहब का दौर था तो लड़की जो है वो सो के भी उठती थी तो उसके सर पे दुपट्टा होता था, उस पर भी एतराज होता था कि ऐसा कहाँ होता है, मेक सम रियलिस्टिक वर्क ना। तो अभी तो वो प्रॉब्लम्स नहीं है ना, अभी तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, तो अभी हमारा काम रियलिस्टिक क्यों नहीं है। अभी एक प्ले था, वो मैंने खैर वो उसकी राइटिंग में भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, तो वो जब बन के आया ना, तो मैं खैर गिला नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है कि प्रोडक्शन के इश्यूज होते हैं, फाइनेंस के इश्यूज होते हैं। इट वाज पब्लिश्ड ऑन अ वेरी स्मॉल चैनल एज कम्पेयर टू अदर बिग मेन स्ट्रीम चैनल्स। तो उसमें जब हमने उसकी पहली एपिसोड ही देखी ना, तो उसमें जो माँ थी ना, जब वो अपेयर हुई, 4-5 बेटियों की माँ थी, और हमने उसकी शक्ल देखी, तो हमने कहा ये तो वो माँ ही नहीं थी जो हमने सोची थी, ये तो माँ बेटियों से, हम मतलब हम एक बेवा की कहानी लिख रहे हैं ना। उसकी कुछ 4-5 बेटियां हैं, उसको टेंशन है मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही, लेकिन अम्मी तो खुद बहुत तैयार हैं हर सीन में। तैयार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगेन वो इट्स नॉट गोइंग विद द स्टोरी, तो ये भी रियलिस्टिक नहीं है। आज हीरोइन फुल दुखी होती है लेकिन फुल तैयार होती है, हीरो थका हारा घर से आ रहा होता है काम करके, लेकिन बिल्कुल फ्रेश लग रहा होता है, पता नहीं क्यों उसको फिर कहती है आप फ्रेश हो जाए। ठीक है, उसकी तो शक्ल, उसके बाल की एक एक, जिसे कहते हैं ना कि वो पफ से पूरा पता चल रहा है कि वो जस्ट अभी कंघी करके आया है। सो ये ब्लंडर्स हैं, ये कहानी हमारी कहानी नहीं है, ये इसकी इन्वायरमेंट हमारी इन्वायरमेंट नहीं, इसीलिए हमारी कहानियों में गरीब गरीब नहीं लगता, अमीर अमीर नहीं लगता, विलन विलन नहीं लगता, हीरो हीरो नहीं लगता, बस एक केओटिक सा अचार होता है, वो ओवरऑल फ्लेवर में अच्छा होता है तो लोग खा लेते हैं।
अच्छा, सोशल में ये जो आपने बात की, अमीर अमीर नहीं लगता, गरीब गरीब नहीं, बात मैं इसको सेकंड करूंगा। अभी पिछले दिनों रिसेंटली एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, जिसके अंदर किसी पाकिस्तानी ड्रामे का दिखाया गया था कि एक सिविक से जो है वो लड़की उतरती है और एक दूसरे गाड़ी वाला उसको कहता है कि भाई, 2 कौड़ी की तुम लड़की हो और कहाँ से तुम आई हो। ये शायद आपने भी देखा होगा ये। करोड़ रुपए से ऊपर की हाँ, गाड़ी है। तो मेरे सामने जो है वो किसी ने लिखा हुआ था कि भाई, ये करोड़ वाली गाड़ी वाला, 2 कौड़ी वाला तो मेरे पास मेहरान भी नहीं है, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हम हूँ। थोड़े से आदी हो चुके हुए हैं ड्रामा को पर्टिकुलरली लेके, जब हम उसका जुमला लिखते हैं हमें चीजें थोड़ी सी ओवर द टॉप चाहिए होती, हम्म, थोड़ी सी ड्रामेटिक चाहिए होती। एंड अगेन ये चीज भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे जो है ना वो ये चीजें बार बार एड्रेस करनी पड़ती स्टूडेंट्स को कि अगर दो लोग बैठे हैं और आप उनके दरम्यान में एक रोमांटिक एक लव सीन लिख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो मोहब्बत के ऊपर दोनों बहुत फलसफियाना आर्ग्यूमेंट रखते हो। हम्म, कि एक बंदे ने एक बड़ी बात कर दी है तो अगला भी उससे ही बड़ी बात करेगा, हो सकता है उसके पास कोई बात हो ही ना, उसका हम्म, कोई एक्शन हो। हम्म, दो लोग जब आपको किसी से प्यार होता है तो हर आदमी इतना क्रिएटिव नहीं आउटस्पोकन होता। या वो इतना वेल एक्सप्रेसिव नहीं होता ना कि वो हम्म, हर चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, इट्स नॉट हम्म, नेसेसरी, लेकिन उसकी अपनी कोई ब्यूटी होगी, हम्म, उसका अपना कोई तरीका होगा। सो हर कैरेक्टर को उसकी रियलिटी में लिखने के लिए भी एक सर्टेन एक्सपोजर एक सर्टेन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हम्म, कमिंग बैक टू दैट, चूंकि आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, हम्म, आप अपने आसपास लोगों को गौर से नहीं देख रहे। हमारे घरों में मुलाजिम भी होते हैं, हम बाहर सड़क पे भी निकलते हैं तो हमें लोग मिलते हैं, हम ऑफिसेज में भी जाते हैं तो हमें लोग मिलते हैं, हम उन्हें देख ही नहीं रहे। हम एक हम्म, आर्टिफिशियल इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए कि बॉस लिखेंगे तो बस वो जो आपके जहन में कोई बॉस है वो आप लिख देंगे, हम्म, इमेजिनरी बॉस जो शायद आपने खुद बनना होगा या हम्म, किसी जिंदगी में कभी आपका किसी एक बॉस से वास्ता पड़ा होगा। तो वो सारे फ्लॉज हैं हमारे कंटेंट में। ठीक हम है। तो सिर्फ ये कह रहे थे ना यार ये अच्छा नहीं लगा, ये बुरा नहीं लगा, ये तो बड़े बेसिक वर्ड है, लेकिन जब आप उसको टेक्निकली जाके देखेंगे तो उनमें सोल नहीं है ना, हम्म, उसके पीछे वो इंटेंशन नहीं है उसको क्रिएट करते हुए कि मैंने इस कहानी से अचीव क्या करना है, ठीक इस है। कैरेक्टर से अचीव क्या करना है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जेनजीज के साथ आपका इंटरेक्शन रहा है आजकल के टाइम में, बहुत सारे लोग जो है वो मुल्क छोड़े, उस हवाले से बताइएगा, क्या इंसान को अगर अपना घर पसंद नहीं है, घर तो नहीं छोड़ता ना, तो हम मुल्क छोड़ रहे हैं आजकल के टाइम में। आजकल अब रिसेंट अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि लास्ट ईयर जो है वो हम्म। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो पाकिस्तान छोड़ के गए। तो ये बताइए, क्या वाकई हिजरत में बरकत है, या इस मुल्क में ही रहना चाहिए? देखिए डिपेंड्स। अब मुसीबत ये है कि मैं खुद तो इसी चीज का कायल हूँ कि एट एनी कॉस्ट आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, हम्म, लेकिन मैं तो ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे तो घर में घर वाली फील आती है ना। हम्म, अगर किसी को उस घर में घुटन होगी हम्म, या किसी को लग रहा होगा कि उस घर में रह के वो अपनी जिंदगी कभी अपनी मर्जी से गुजार ही नहीं सकता, बेसिक चीजें पूरी नहीं हुई। बेसिक चीजें पूरी नहीं हो सकती, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप जब अपने फ्यूचर को देखते हो हम्म, तो आपको उसमें एक थ्रेट नजर आता है, एक अनसर्टेनिटी नजर आती है, एक एम्बिग्विटी। और फिर दूसरी चीज ये है कि कोई हमारी ना एक लाइन नहीं है। हम्म, जैसे अगर आपको कभी वेस्ट जाने का एहसास हो और आप अगले साल जाएं और आप उसके अगले साल जाएं और आप उसके अगले साल जाएं, अगर आप 3-4 साल रेगुलरली वेस्ट जाएं तो आपको समझ आएगा कि अच्छा वहां लाइफ एक सर्टेन पेस पे चल रही है, हम्म, बस वो उसी तरह चल रही है। हम्म, यहाँ आपको नहीं पता अगले महीने क्या होगा। क्या यहाँ मतलब? आप रोज रात को टीवी लगाते हैं तो आपको लगता है कि ओहो पता नहीं वजीर आजम, सबसे बड़ा मसला ये है कि पता नहीं वजीर आजम कल रहेगा या नहीं रहेगा, हम्म, परसों कोई एहतजाज ना हो जाए, तरसों कोई जंग ना हो जाए। हम्म, ये कितनी देर कोई बर्दाश्त कर सकता है, हम्म, स्पेशली एज ए यंग माइंड। हमें तो अब चले आदत हो गई है ना, तो हम तो कहते हैं हाँ ठीक है कुछ नहीं, ठीक जो होगा देखा जाएगा। बट फॉर यंगस्टर्स इट इज इंपॉर्टेंट कि है। उन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं। फिर एक और चीज जो मैं ऑल्सो बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे कहूँ, मुझे ये लगता है, मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए जब मैं जहाँ रहता हूँ ना, अगर मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अपने घर से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि पार्क में कोई 4 औरतें बैठी हुई हैं हम्म, और फ्रीली गपशप कर रही हैं, या मैं अपने मोहल्ले में निकलता हूँ और मुझे नजर आता है कि 2-3 माइयां बैठी हुई हैं, आग वाग लगाई हुई है और हम्म, गपशप कर रही हैं, आई फील सेफ। हम्म, कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपको विमेन काम करती हुई बात करती हुई नजर आ रही होगी ना एनवायरनमेंट में, आपको लगता है जगह सेफ है, हम्म, ये घर सेफ है, ये इलाका सेफ है। अब ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। हम्म, सिमिलरली आपको बच्चे अगर इस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज सेफ है, हम्म, ठीक है।
हम इन चीजों को काउंट नहीं करते कि इनका कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगर कोई शख्स बाहर निकलता है, उसको झगड़ा नजर आता है, उसको ट्रैफिक नजर आती है, उसको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, उसको प्रोटेस्ट नजर आते हैं, उसको वायलेंस नजर आता है, उसको पुलिस टॉर्चर नजर आता है, अगर उसको ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी, वो साइकोलॉजिकली ये नहीं सोच सकता कि ये बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छा घर है, मेरे माँ बाप भी यहाँ रहे हैं, मुझे भी यहाँ रहना चाहिए। आपकी जो इस वक्त यंग ऑडियंस है, उसको अगेन आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे दादा के जमाने में ऐसे होता था, तुम्हारे बाप के जमाने में ऐसे होता था, हमारे जमाने में ऐसे होता था, हमारे मुल्क में ये नहीं। उसको वो चीज आप रियलिटी में दिखाएं। अगर हम कहते हैं ना हमारे जमाने में हमसाए बड़े अच्छे होते थे, अभी नहीं है ना, तो फिर वो उसके लिए वो एक फैंटेसी स्टोरी है। अगर आप कहेंगे यार हमारे जमाने में चीजें बड़ी खालिस होती थी, अभी नहीं है। हमारे जमाने में बड़ा अमन होता था, लोग अपने घरों के दरवाजे ऐसे कुंडियां ही नहीं लगाते थे, हमारे जमाने में होता था, अब नहीं है। तो अब अगर ये सारी चीजें हैं ही नहीं, तो मैं नए बंदे के ऊपर बिल्कुल ये बंदिश नहीं लगा सकता कि यार तुम यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे, तुम यहाँ से क्यों जाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली वो जो कुछ देख रहा है अपने सराउंडिंग में, उसको यही लगता है कि यहाँ से बाहर चले। अगेन, बाहर जाके भी जिंदगी आसान नहीं है। ये नहीं होता कि बाहर जा हर जगह के नए प्रॉब्लम्स होंगे, वहां हो सकता है उसको टैक्स की टेंशन हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो, काम ज्यादा करना हो। यहाँ पे आप जितना ओपनली फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार करते हैं, वो आप दुनिया में और कहीं नहीं कर सकते। वहां बहुत प्रॉब्लम्स है। वहां प्रोफेशनलिज्म काउंट हो जाता है ना। अगर आपको लगता है कि आप इन सारी चीजों को सेक्रीफाई कर सकते हैं, यू मस्ट गो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कि आजकल के टाइम में मुल्क के साथ साथ दुनिया छोड़ने के चक्कर में होते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? दैट्स वेरी सैड। कुछ हाँ, ये यूनिवर्सिटीज में हुए कुछ वाकयात हुए हैं, और इसके अलावा भी आई थिंक उसमें हम लोग एक तो ये बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, जो कि ऑफ कोर्स रीजन होगी, उससे तो किसी को इनकार नहीं है। कोई भी जब इस तरह का स्टेप लेता है तो पीछे कोई बहुत तूफान जमा हुआ होता है, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कि ना उम्मीदी, ये सब चीजें होंगी, फॉर श्योर होंगी। बट मुझे लगता है कि हमारी जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना, कि कोई शख्स हमसे बात क्यों नहीं कर सकता, अपने बाप से क्यों नहीं डिस्कस कर सकता, अपने दोस्त से क्यों नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि हर आदमी को ये डर है कि कोई उसको जज करेगा। वो उसको अपनी पसंद बताते हुए, वो उसको अपनी ख्वाहिशात बताते हुए, वो उसको अपनी परेशानियां बताते हुए डरता है, झिझकता है। और यही सारी चीजें फिर मेंटल हेल्थ की तरफ चली जाती है। अगर किसी के पास एक अच्छी इन्वायरमेंट हो जहां वो अपनी बात का इजहार कर सके और कोई उसको उस तरीके से ना जज करे, तो इंसान थोड़ा सा हल्का हो सकता है, थोड़ा सा ये फील कर सकता है कि अच्छा, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। आई हैव सम सपोर्ट सिस्टम, आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव अ फैमिली बिहाइंड मी। हमारा इशू ये, हमें किसी से मोहब्बत भी हो जाएगी तो वो हमने बतानी नहीं है। बताएंगे तो एक नया अजाब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक लड़की कॉलेज जाती है और उसको किसी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि अगेन उस एज का खासा है ना भाई, उस वक्त एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्मोन्स होते हैं, उस वक्त आपकी एनर्जी कुछ और होती है। बाप 55-50 साल का है, उसकी सोच बिल्कुल और है, वो चीजों को और तरीके से देख रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इस चीज को हैंडल तो बहरहाल हम 50-55 वाले से कहेंगे ना कि उसने मेच्योरली करना है। जो 18-19-20 में है, उससे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस तरीके से, अनलेस कि हमने उसको वो एनवायरनमेंट दी हो। सो वो वाली जो बात है ना कि हम अपनी कोई बात कह नहीं सकते किसी से शेयर, और ये बड़ी बेसिक शेयरिंग होती है। आपको किसी से प्यार हो गया या आपको कोई अच्छा लगने लग गया, आप उसके बारे में बात कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी होता है, एक तो कजिन्स का प्रेशर होता है कि जी फलां की जो है वो बेटी ने ये कर लिया, फलां के बेटे ने, और जो हमारे पेरेंट होते हैं उनके जो दोस्त हैं उनके बच्चों का भी एक प्रेशर होता है हमारी सोसाइटी में कि जी मेरे दोस्त का बेटा तो वो कर रहा है, तुमने भी ये करना है और ये तुम्हें करना है हर हाल में। अब देखें ना, इसमें अक्सर औकात मैं तो थोड़ा तंजन जाके लोगों से कहता हूँ कि देखें, अगर आप खुद जीनियस नहीं है ना, तो आपके बच्चों में वही जीन्स गए हैं जो आपके हैं, तो वो भी जीनियस नहीं होंगे। क्यों उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? सही बात। आप जिस तरीके का माहौल उसको दे रहे हैं, जिस तरीके की स्कूलिंग उसको दे रहे हैं, उसके सामने जिन चीजों को इनकरेज कर रहे हैं, जिन चीजों पे एक्चुअली आप बिलीव कर रहे हैं, उसने वही सारी चीजें सीखनी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये देखें, जैसे मैंने जब फिल्म पढ़नी शुरू की ना, तो उससे पहले मैं बहुत फिल्में देखता था, बहुत शौक से देखता था। जब आपको क्लासरूम में बिठा दिया जाता है ना और कहा जाता है कि ये 3 घंटे की फिल्म है, इसे देखो, आपको फिल्म बुरी लगने लग जाती है, क्योंकि आप पे इम्पोज्ड हो। ये बड़ी बेसिक साइकोलॉजिकल चीज है। एक फिल्म है, मैं अपनी मर्जी से जब चाहूं देखूं बैठ के, नहीं मुझे इस 3 घंटे की क्लास में बैठ के देखनी है।
फिर मुझे इसके बारे में बात भी करनी है, फिर मुझे इसके बारे में हो सकता है कि पेपर भी सॉल्व करना होगा। तो वो मेरी हॉबी नहीं रही ना, वो मेरे ऊपर एक इम्पोज चीज हो गई। लोग ये नहीं समझ पाते कि जब आप किसी के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत कर देते हो, तो वो उसमें वो एनर्जी नहीं दे सकता जो किसी को उसके पैशन में आती है। अगर एक आदमी को क्रिकेट खेलने का दिल करता है, आप उसको किसी टाइम उठा लें, ठीक है। जैसे बच्चों को सैर का शौक होता है, घूमने फिरने का। अब सुबह के वक्त आप किसी बच्चे को उठाए ना, जो कि मैं खुद अक्सर औकात देखता हूँ कि मेरा अपना बेटा या कोई रहने के लिए आया हो, बहन भाई, उनके बच्चे, सुबह के टाइम आप उनको उठाएं, सर्दी है, वो नहीं उठ रहे होते। हम उनको कहें उठो बेटा, मुंह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो। और अगर मैं कमरे में आके ये बोलूँ ना कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है बाहर नाश्ता लेने के लिए, तो वो एकदम से छलांग मार के बाहर निकल आते हैं। उस वक्त उनकी नींद गायब हो जाती है, उस वक्त उन्हें कोई कुछ और याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उनकी दिल की ख्वाहिश है कि बाहर जाएं, घूमे फिरें। जब आप किसी पे अपनी राय मुसल्लत कर दोगे, चाहे वो कैरियर की हो, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो किसी और तरीके से कुछ भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, कोई भी ओपिनियन आप उस पर मुसल्लत कर दोगे, उसमें वो अपना बेस्ट नहीं दे सकेगा। तो यही वो वजह है कि हमने टॉक्सिक इतनी इन्वायरमेंट बना दी हुई है कि कोई किसी से बात ही नहीं कर पा रहा, और फिर उस मायूसी में वो बहुत ही गलत जो है ना वो इख्तियार कर रहे हैं। खास तौर पे इट्स नॉट गुड टू सी दैट विजुअल के आपकी यूनिवर्सिटीज में ये हो रहा है। और इस पे हमारी एकेडमिक आई थिंक जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिबेट में आनी चाहिए। आप तो कह रहे हैं ना कि ये बच्चों से कंपैरिजन, कजन से कंपैरिजन, क्लासरूम में ऐसी इन्वायरमेंट है। अब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने ये पहले भी एक जगह कहीं स्टोरी सुनाई थी कि मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं जिस घर से आता था वहां हमें सुबह बड़े अच्छे से तैयार करके साथ लंच बॉक्स दे के, पॉकेट मनी दे के भेजा जाता था। और मेरे पीछे बेंच पे एक पठान लड़का बैठा होता था जो स्कूल से निकल के शाम को दुकान पे बैठता था, और उसका बाप जो है वो ताबूत बनाता था। उसने जाके दुकान पे ताबूत बनाने, उसका विजुअली कुछ और है, उसकी इन्वायरमेंट ही कुछ और है। वो खेल नहीं रहा, वो उसके पास हमारी तरह उतने पैसे नहीं है। लेकिन जब वो सुबह क्लास में आएगा तो टीचर ने देखना है, और टीचर ने देखना, हाँ अदील तो बहुत अच्छा है, अदील का यूनिफॉर्म भी ठीक है, अदील ने काम भी किया है, ये अच्छा बच्चा है। वो बच्चा अच्छा नहीं है। और फिर उसको पनिशमेंट भी मिलनी है, उसको ह्यूमिलेट भी करना है, इवन फैमिलीज के बारे में भी बात कर देनी कि पता नहीं किस तरह घर से मुंह उठा के आ जाते हो, तुम्हारे तो माँ बाप को ही नहीं पता, और ये वो। तो आप सोचे कि आप एक छोटे बच्चे के जहन में क्या, मतलब वो उस स्कूल से प्यार करेगा, वो उस किताब से प्यार करेगा जो आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे मतलब अच्छे स्कूल्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, बट अभी भी हमारे जो गली मोहल्ले के स्कूल है वहाँ पे इसी तरह से होता है कि अगर किसी बच्चे की फी नहीं आई तो उसको क्लास से बाहर निकाला जाता है सबके सामने कि भाई तुम्हारे इस मंथ की तुम्हारे पेरेंट्स ने फी जमा नहीं करवाई, तो तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। मतलब वो एक बच्चा है, उसको इन चीजों का आइडिया नहीं है। तो एटलीस्ट इतना हमारे स्कूल्स और जो इंस्टीट्यूट्स बेसिक है ना हैं। भाई। हमें एक दफा ना एनसीए में उन्होंने कहा कि जिसकी फीस जमा नहीं है ना, वो खड़ा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद कोई खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने ना नाम लेने शुरू कर दिए। अच्छा, मैं बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंक्लूडिंग मी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने फीस नहीं दी हुई थी, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो घरों से फीस मंगवा के खा लेते थे, उड़ा लेते थे, जमा नहीं कराते थे। लेकिन जब ऑडिटोरियम में सबको खड़ा किया गया ना, खास तौर पे उन लोगों को जिनकी फीस जमा नहीं है, तो मेरा एक दोस्त वो कश्मीर से आया हुआ था, और वो बहुत रख रखाव की फैमिली, और एक अलग हर एक का अपना हिसाब किताब होता है। तो वो पहले तो वो उठ नहीं रहा था सीट से। उसने कहा यार ये इट इज वे टू इंसल्टिंग, ठीक है ना। और मैं आराम से खड़ा हो गया, अपने अपने मिजाज की बात होती, मैं आराम से खड़ा हो गया। मैं क्या हो गया, नहीं दी तो नहीं दी, दे देंगे फीस, कोई बात नहीं, जहाँ 20 और लोग खड़े हम भी खड़े हो जाते हैं। उसने उसी दिन अपना कैमरा बेच के फीस दी। मैं उसे बड़ा समझाया, मैंने कहा मत दे फीस, मतलब मेरे लिए ये बात इतनी नहीं, लेकिन उसके लिए ये बात इंसल्टिंग थी कि एक चीज मेरा सीक्रेट है, आप मुझे पब्लिकली क्यों इंसल्ट कर रहे हो, आप पब्लिकली ये बात क्यों बता रहे हो यार मैंने अपनी फीस नहीं दी। तो वो कैमरा जिसकी बेस पे उसने अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, जो एक टूल होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट आपके पास, उसने वो जाके सेल किया और उसने अपनी फीस जमा कराई। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं ना, हम तो बहुत मतलब यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं कि अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, एक बंदे की पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है। इसी बच्चे ने कल बड़े होके एक शख्स में तब्दील होना है। जिन चीजों को आप उसको बता रहे हो
कि अच्छा इज्जत का मतलब ये है कि किसी और को बेइज्जत करो, कामयाबी का मतलब ये है कि किसी और को नीचा दिखा के आगे निकल जाओ, तो वो आगे चल के ऐसे ही शख्स बनेगा और वो उसी चीज को रीइंफोर्स करेगा। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी एकेडमिक में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घर की इन्वायरमेंट में हमें इन चीजों के ऊपर बड़ी ओपनली बात करने की जरूरत है। अच्छा, मुझे लगता है इसके साथ एक और भी प्रॉब्लम है कि देयर वाज अ टाइम जब हमारे टाइम में होता था कि हमें अच्छे दोस्त मिलते थे और वो हमारी बात सुनते थे। आजकल के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी की बात सुने। हम अब अपनी हर चीज को ना कुछ इस तरीके से वैल्यू, एक सर्टेन, हमने ग्रोथ को और हमने हर चीज को मॉनेटरी वैल्यूज में जो है ना वो जांचना शुरू कर दिए। अगर मैं आपके पास बैठा हूं और आपको 2 घंटे दे रहा हूं तो मुझे इस 2 घंटे से क्या मिल रहा है? अगर मैं फलां शख्स के घर जा रहा हूं तो ओहो मैं अपना रेंट लगा के जा रहा हूं, गाड़ी का पेट्रोल लगा के, मुझे क्या मिल रहा है? ये जो क्या मिल रहा है ना, ये इसका स्केल सिर्फ मॉनेटरी नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि किसी शख्स के पास आपको जाके बैठ के वैसे ही अच्छा लगता हो, उसकी बातें अच्छी लगती हो, उसका अंदाज अच्छा लगता हो, कोई नई चीज सीखने को मिलती हो, मन हल्का होता हो। पहले लोग अनइंटेंशनली ये चीज कर लेते थे, अब हर चीज की इतनी वोकैबुलरी आ चुकी है, ठीक है, अब आपके नजदीक हैंग आउट है, अगर उस हैंग आउट के इतने फीचर्स नहीं हैं कि मैं उसकी तस्वीर नहीं लगा सकता तो वो हैंग आउट नहीं है। चिलिंग भी एक चिलिंग है, उसके भी तकाजे हैं। तो वो वोकैबुलरी जितनी मॉडर्न यूज हो रही है ना, वो बेसिकली एक बड़ा छोटा सा एक डब्बा है, आप उस डब्बे के अंदर बंद कर देते हो और फिर अपने आप को उस हिसाब से जज करते रहते हो कि मेरा डब्बा ठीक है या नहीं, मैंने आज चिल किया है कि नहीं, मैंने आज हैंग आउट किया है कि नहीं, मेरी आज इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई है कि नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे हो। थोड़ा सा चीजों को ऑर्गेनिकली चलने दें, थोड़ा सा सोसाइटी को चलाएं, वैसे ही चलाएं, दोस्ती रखें, बगैर किसी गर्ज के रखें। हमें बचपन से वही वाली बात है ना, इस तरह तो सिखाया जाता है कि यार अच्छे बच्चों से दोस्ती करो। अब अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। हमें ये जो हर काम के साथ हमने मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर लिया है ना, अब हम जब लाहौर को भी देखते हैं तो लाहौर शहर बहुत तरक्की कर रहा है, तो हम कहते हैं देखो कितनी अच्छी सड़कें। कुछ लोग कहते हैं सड़कें तरक्की नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक है, सड़क होना जरूरी भी है, लेकिन सड़क सिर्फ तरक्की नहीं है ना। अगर सड़क बहुत अच्छी है लेकिन उसके ऊपर चलने वाले जाहिल हैं, तो आपको आपकी सोसाइटी का कोई फायदा नहीं है। वो इस अच्छी सड़क के ऊपर भी एक्सीडेंट कर देंगे, कोई तमाशा खड़ा कर देंगे। सो साथ साथ ग्रोथ चाहिए, हर चीज की ग्रोथ चाहिए। अगर आप अपनी सोसाइटी को मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिलोसॉफिकली ग्रो नहीं कर रहे, उसकी इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, एंड इवन इमोशनली उसको एक्सप्रेस करने की इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, वो बड़ी घुटन में है, वो बंद है। फिर आप उसके सामने जो मर्जी बिल्डिंग बना लें, सड़क बना लें, अच्छी गाड़ी दे दें, उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है। एक हमारा चूंकि अभी आपने लाहौर की बात की, लाहौर में बसंत होने जा रही है अप्रोक्सीमेटली 20 साल के बाद, तो किस तरह से आर्ट और कल्चर को इससे रिलेट करेंगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक चीज वही बात है कि ऑर्गेनिक थी और हमने उसका बचपन में बहुत लुत्फ लिया हुआ है, जब लोग खुद छत पे चढ़ के पतंग उड़ाते थे, जब कोई किसी को कुछ कहता नहीं था। लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ गई और उसको उस वक्त टाइमली कंट्रोल नहीं किया गया। अगर वो उस वक्त टाइमली कंट्रोल कर लिया जाता तो वो पूरा एक अपने उस प्रोसेस के साथ आज आ रही होती। अब 20-22 साल के गैप के बाद हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने पतंग उड़ाई भी है। अब आई एम 42, तो अब हम हैं जो आज से 22 साल पहले पतंग उड़ाते थे। मेरे बच्चे ने तो कभी देखी भी नहीं है। जो 15-18 साल का लड़का लड़की है उसको तो इस कल्चर का पता भी नहीं, उन्होंने बस सुनी है ना। सो अब वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड भी होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से आगे कोई फन, कोई कल्चर, कोई इवेंट कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ है। सो मैं खुद थोड़ा सा ना मिक्स हूँ। मैं एक तरफ एक्साइटेड हूँ कि बसंत वापस आ रही है और मैंने इन सालों में बसंत की वापसी के लिए काफी बोला भी है। सो मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं साथ थोड़ा सा कॉन्शियस भी हूँ कि अच्छा ये इतनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कि जिसमें पतंग भी सरकार देगी, डोर भी सरकार देगी और जगह भी सरकार देगी, तो क्या ये उसको रिप्लेस कर पाएगी या नहीं? दैट्स आई थिंक वी हैव टू सी, बट आई हैव हाई होप्स एंड आई ऑलवेज बिलीव कि ये चीजें शहर के लिए ज्यादा जरूरी है। हमें सड़कें भी चाहिए, फॉर श्योर चाहिए, हमें डेवलपमेंट बिल्कुल चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटीज चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कि अगर आपको 3 मंथ की मिनिस्ट्री दी जाए तो किस मिनिस्ट्री को चूज? यार बहुत थोड़ी है 3 मंथ की मिनिस्ट्री, और
3 बनती है आपके पास। मुझे फॉरेस्ट दे दे। अच्छा। आई वुड लव टू ट्रैवल, मैं फिर जाऊं जाके ज़रा जंगल शंगल देखूं, क्योंकि अगर आप मुझे कहेंगे कि एजुकेशन ले ले, मैं 3 महीने में इस मुल्क की एजुकेशन नहीं ठीक कर सकता। मैं जितनी देर में सबको बुलाऊंगा और उनको बताऊंगा कि क्या करना है, उन्होंने मुझे निकाल देना है। जेल में छुट्टियां हो जाएगी। वो हड़ताल पे चले जाएंगे। हम्म। ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ पे आपको पता है एक जमाने में ये किया गया था कि जो टीचर्स हैं उनकी प्रमोशन टेस्ट के साथ होगी। हम्म। टाइम के साथ तो हो ही जाती है, लेकिन फिर एक स्केल लाया गया कि नहीं जी, अब टीचर्स को एक टेस्ट देना पड़ेगा। टीचर्स स्ट्राइक पे चले गए। टीचर्स, हम टेस्ट नहीं देंगे। वो जो सारा दिन स्टूडेंट को डंडे मार रहे होते हैं, वो कह रहे हैं हम टेस्ट नहीं देंगे। फिर फाइनल सेटलमेंट हो रही थी कि अच्छा इसकी ग्रेडिंग तो थोड़ी कम करें ना, मतलब 50 वाला क्यों पास होगा, आपका टीचर डिमांड कर रहा है कि 33 वाला पास करो ना प्रमोशन के लिए। तो ना तो मैं एजुकेशन में जाना चाहूंगा, ना मैं हेल्थ में, ना मुझे आप फॉरेस्ट दे दे जिसमें मैं कम से कम जाऊंगा जंगलों में, या क्लाइमेट एनवायरनमेंट जिसमें मुझे एटलीस्ट इतना तो कुछ नजर आए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आई थिंक आई वुड चूज आर्ट दैट। कल्चर को किस तरह से रिलेट करेंगे उसमें? हम आ जाके सोचूंगा ना मैं पहले मिलेंगे फिर सोचते हैं। खुद जाके एंजॉय करूंगा। आर्ट कल्चर अगेन वही वाली बात है कि हमारे पास तो आर्ट और कल्चर की सेपरेट मिनिस्ट्री भी है ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन के अंडर आती है। तो उसकी तो जब मिनिस्ट्री बनेगी फिर तो फिर देखेंगे। चले, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। वेल आई होप कि आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।